चलो देखो आगे भाई। आज हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त शासक था। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा शासक बना था जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कब हत्या करता है? 380 ईस्वी के अंदर। तो 380 से लेकर आगे 415 तक जो शासक रहता है भारत का, वो रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय से आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। इस प्रभावती की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी वाकाटक परिवार के अंदर। इसकी शादी जो है वो वाकाटक परिवार के अंदर हुई थी। और ये वाकाटक कौन थे? ये महाराष्ट्र के अंदर शासन संभाला करते थे गुप्त साम्राज्य के नियंत्रण में रहकर ही। पूरे भारत में केंद्र में तो किसकी सत्ता हो गई? गुप्त साम्राज्य की। उसके नीचे रहकर शासन संभालते थे महाराष्ट्र के अंदर कौन? वाकाटक परिवार के जो शासक थे वो। तो वाकाटक शासकों के साथ ही अपनी बेटी प्रभावती की शादी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन वाकाटक से आपको ध्यान रखना है कि वाकाटक शासकों ने ही क्या किया था। पहली बात तो ये थे कौन वाकाटक? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में ये शासन चलाते थे। महाराष्ट्र से संबंधित थे वाकाटक। और वाकाटक शासकों ने ही महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। वाकाटक शासकों ने महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया। कहां पर है ये अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर है? महाराष्ट्र में तो है औरंगाबाद के अंदर है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये अजंता की गुफाएं हैं। और आपसे पूछे कि किस धर्म से संबंधित है ये अजंता की गुफाएं, तो वैसे तो ये तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता की गुफाएं तीनों कौन से? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। संबंधित का मतलब क्या होता है? इन गुफाओं के अंदर कुछ चित्र बनाए गए हैं दीवारों के ऊपर, और जो चित्र हैं वो क्या हैं? तीनों धर्मों से संबंधित ही डायग्राम या चित्र बने हुए हैं दीवारों के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आपसे पूछे कि अजंता की गुफाओं पर किस धर्म का है, तो सर्वाधिक प्रभाव जो है वो बौद्ध धर्म का है। ये भी आपको नोट करना है, ये भी पूछ लेता है ये कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है इन गुफाओं के ऊपर। इन गुफाओं के ऊपर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है। और बौद्ध धर्म जो है आपको बताया कि दो संप्रदायों के अंदर बटा हुआ था। एक क्या था? हीनयान और एक महायान। उनमें भी अलग पूछ ले कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो महायान संप्रदाय से। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से ज्यादा संबंधित है ये जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं। निर्माण करवाया वाकाटक शासकों ने महाराष्ट्र में। अजंता होगी है ना, अजंता है, ये ध्यान रखना भाई। अजंता की गुफाएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आगे चंद्रगुप्त द्वितीय से कि इसी के काल में क्या हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 399 ईस्वी के अंदर पहला चीनी यात्री भारत आया था। कौन था प्रथम चीनी यात्री? प्रथम चीनी यात्री जिसका नाम था फाहयान। प्रथम चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लगभग 1500 सालों तक भारत के अंदर, 1500 नहीं सॉरी 15 सालों तक भारत के अंदर रहा था फाहयान जो है ये। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही क्या हुआ था? भारत में पहला मंदिर बना था। और पहला मंदिर कौन सा बना था? भीतर गांव का मंदिर।
भीतर गांव का मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर था। और कहाँ पर है ये? अब भी है ये कानपुर के अंदर। ये आपसे पूछे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया था। यह प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि बताओ भारत में मंदिर निर्माण कला किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, या मंदिर निर्माण की जो शैली है किसके समय शुरू हुई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही शुरू हुई है, ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भारत के अंदर बना पहला मंदिर था, आप ये भी लिख सकते हो। भारत के अंदर बना पहला मंदिर था और भगवान शिव का मंदिर था ये, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है और कौन सा मंदिर बना इसमें, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा ध्यान रखना है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, ये एमपी के अंदर है। ये ध्यान रखना, प्रसिद्ध मंदिर हैं ये जो गुप्त काल के अंदर बने थे भारत के अंदर। ये जगह का नाम है भूमरा। चलो, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर मेहरौली नामक स्थान के ऊपर लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में मेहरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ये लोहे का एक पिलर है, इसको मेहरौली में रखवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और आपको ध्यान रखना, इसकी खास विशेषता क्या है कि आज तक इस लौह स्तंभ के ऊपर जो है वो जंग नहीं लगा है। ये इसके ऊपर जंग नहीं लगा है आज तक। इतने साल हो चुके हैं, लगभग 1500 से क्या 1800 साल हो गए शायद, 200 साल पहले की मान लो 1701 साल के आसपास हो गए। तो तब से लेकर अब तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, जैसा बनवाया था वैसा ही ये अब तक है। और इस लौह स्तंभ के ऊपर जो है चंद्र नामक शासक का नाम लिखा हुआ है। और चंद्र नामक शासक का नाम का मतलब क्या है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं अंदाजा जो इतिहासकार है कि चंद्रगुप्त द्वितीय रहे होंगे वो। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, महाराज धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराज धीराज व परम भागवत, दो लिख लो, महाराज धीराज व परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराज धीराज व परम भागवत की उपाधि धारण की। मेहरौली जगह है दिल्ली के अंदर, मेहरौली, मेहरौली के अंदर लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, ध्यान रखना है, अंतिम शक शासक को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक को हराया और उसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय अंतिम शक शासक को हराया और इस शक शासक को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। और ये भारत का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक पहले आपको बताया था, उसके बारे में कोई ज्ञात जानकारी नहीं है। जिसके बारे में ज्ञात है वो ये पहला शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली है, ध्यान रखना। मंजीत मैं चेक करवा लूंगा भाई, अगर नहीं है पहली क्लास तो मैं डलवा देंगे, देख लेंगे। हिस्ट्री की पहली क्लास नहीं है क्या ऐप पे? कोई नहीं, देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा भाई। अच्छा, इससे ध्यान रखो कि इसने क्या किया, अंतिम शासक को राय रुद्रसेन तृतीय को विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के जारी किए भाई। इसको हराकर इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये पहला भारतीय शासक था जिसने अपने दरबार के अंदर नवरत्न रखे थे। नवरत्न वैसे किसके फेमस हैं? अकबर के। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का पहला शासक कौन था जिसके दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। और नवरत्नों में एक का नाम ध्यान रख लो, वो है अमर सिंह। अमर सिंह थे इसके दरबार में, और अमर सिंह ने क्या किया था? अमर कोश की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह थे जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी। कालिदास भी थे वैसे इसमें से एक। कालिदास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। इसी के समय भी थे, समुद्रगुप्त के समय भी थे कालिदास, और इसके समय भी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी थे। ठीक है। इसके अलावा वराहमिहिर का नाम सुना होगा आपने। वराहमिहिर भी इसके नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे ये। कालिदास थे, वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे। ये अमरकोश क्या है? संस्कृत व्याकरण की बुक है ये। अमरकोश जो है ये संस्कृत व्याकरण क्या, शब्दकोश, डिक्शनरी है ये अमरकोश। संस्कृत की डिक्शनरी कह सकते हैं हम ये अमरकोश। चलो, इसके बाद ध्यान रखो कि सारे 9 के 9 ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद ध्यान रखना है कि इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद, वो बना कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम से ध्यान रखना है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था बिहार के अंदर। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया इन्होंने। और कहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में। और ध्यान रखना है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन तो तक्षशिला, वो पाकिस्तान में चला गया। नहीं, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र इसे माना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये, ध्यान रखना है ये। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम से एक बात और ध्यान रख लो कि इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी।
महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। इसके अलावा सर्वाधिक अभिलेख भी कुमारगुप्त प्रथम के समय के मिले हैं भाई। सर्वाधिक अभिलेख भी कुमारगुप्त प्रथम के समय के ही प्राप्त हुए हैं भारत में। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के अंदर अगर बात करें तो। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम का, गुप्त काल के सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी बना वो बना स्कंदगुप्त। ये कब से कब तक रहे कोई जरूरी नहीं है। स्कंदगुप्त की एक बात मैंने पहले भी शायद बताई थी, अब भी बता रहा हूँ, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी इसने स्कंदगुप्त ने, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है, भारत के अंदर बनी हुई पहली झील थी ये। सौराष्ट्र में है सुदर्शन झील, भारत के अंदर बनी हुई पहली झील थी। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इसी के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। हुणों का आक्रमण भारत के ऊपर शुरू हुआ और हुणों का शासक था तोरमान। स्कंदगुप्त ने क्या किया, हुण शासक तोरमान को हराया। स्कंदगुप्त ने हुण शासक तोरमान को हराया था। और कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था ये। इसके बाद देखो आगे जो हमें पढ़ना है, आपका अगला वंश जो होगा वो होगा पुष्यभूति या इसको कहा जाता है वर्धन वंश। ये आपने हरियाणा जीके के अंदर भी पढ़ा होगा, पुष्यभूति और वर्धन वंश, क्योंकि हरियाणा से संबंधित है ये। और ये इम्पोर्टेंट है काफी, जिसको हरियाणा का एग्जाम देना है उनके लिए। पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसका समय माना जाता है 580 से लेकर 647 ईस्वी तक, पुष्यभूति या वर्धन वंश का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस वंश का जो संस्थापक था कौन था, पढ़ रखा है आपने, बताओ। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, बताओ, पढ़ रखा है ये तो। पुष्यभूति, पुष्यभूति नाम से ही पता है इस वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति ही संस्थापक था ये, ठीक है। पुष्यभूति शासक रहता है 580 से लेकर 589 तक। पुष्यभूति 580 से 589 तक शासक रहता है भाई। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए ज्यादा। तो राजधानी का नाम क्या था, थानेश्वर।
राजधानी थानेश्वर। कहाँ है थानेश्वर? हरियाणा, कुरुक्षेत्र में। थानेश्वर या स्थानेश्वर भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा हर्षवर्धन जो था उसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। मतलब दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी इनकी? कन्नौज हो जाएगी। तो दो राजधानियां ध्यान रखने, थानेश्वर और कन्नौज जो है वो वर्धन वंश की राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुष्यभूति था, इस पुष्यभूति के बाद इनका जो अगला शासक बना था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। यूपी में प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन से ध्यान रखना है हमें कि ये 589 से लेकर लगभग 605 ईस्वी तक या 606 ईस्वी तक भारत का शासक रहा था ये प्रभाकर वर्धन। और इस प्रभाकर वर्धन को ही क्या कहा जाता है? वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भाई। इसे वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के समय इस वंश को प्रसिद्धि मिली थी। इस वंश का ज्यादा प्रसार प्रभाकर वर्धन के समय ही हुआ था, ध्यान रखना है। इस प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी थी, क्या नाम था? यशोमती। यशोमती प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। यशोमती प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 संतान थी इनके। इन दोनों के 3 संतान थी। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़े बेटे का नाम था राजवर्धन या राज्यवर्धन बोल दो, एक ही बात है। देखिए, राजवर्धन या राज्यवर्धन, ठीक है। इसका छोटा भाई था, मतलब राजवर्धन का छोटा भाई था जिसका नाम था हर्षवर्धन। इन दोनों की एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री या राज्यश्री, लिखा आ जाए एक ही बात है, ठीक है, राजश्री या राज्यश्री। जो ये राज्यश्री है, इस राज्यश्री की शादी की गई कन्नौज के शासक मोखरी नरेश, ये उपाधि थी उनकी। ग्रहवर्मन से। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, लिख लो कि राजश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से की गई। अब जैसे ही राजश्री की शादी हुई ग्रहवर्मन से, तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? इस चीज का सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जो राजश्री से शादी करना चाहता था पहले। और वो कौन था? वो था मालवा का राजा। मालवा का राजा देवभूति।
देवभूति का बचपन से ही सपना था कि राजश्री के दिल पे राज करना है ना, भाई इससे शादी करनी है। लेकिन प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, सारा गेम ही पलट दिया। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से कर दी। तो इसका दिल टूट गया देवभूति का। इसने क्या किया, इसने देवभूति ने हमला कर दिया किसके ऊपर, इसने आक्रमण कर दिया ग्रहवर्मन के ऊपर। भी ये तो मेरी थी, इसको मैं तेरी कभी नहीं होने दूंगा, है ना, राजश्री को। तो इसने हमला कर दिया इसके ऊपर, हमला कर दिया। तो उस हमले में क्या होता है, देवभूति ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, ग्रहवर्मन को मार दिया। और जो इसकी पत्नी थी, मतलब जो राजश्री थी, इस राजश्री को उसने बंदी बना लिया, कैद कर लिया। ठीक है, लिखना है सारा, ये लिख लो इसके अंदर साथ के साथ। लिखना क्या है हमें कि मालवा के राजा देवभूति ने ग्रहवर्मन की हत्या की और राजश्री को बंदी बना लिया। उधर क्या हुआ, फिर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनका जो अगला शासक बना वो कौन बना, राजवर्धन बना, इसका बड़ा बेटा। अब राजवर्धन के जीजा की हत्या कर दी किसने, देवभूति ने। राजवर्धन का जीजा ही तो था वो ग्रहवर्मन, इसकी जीजा की हत्या कर दी, इसकी बहन को बंदी बना लिया। जब इसने क्या किया, राजवर्धन ने शासक बनने के बाद राजवर्धन ने क्या किया, देवभूति के ऊपर हमला किया, मालवा के राजा पर। और इसने क्या किया, राजवर्धन ने देवभूति की हत्या कर दी। ठीक है, अपने जीजा के हत्यारे को इसने मार दिया, राजवर्धन ने इसका बदला लिया। तो वो लिख लो कि देवभूति की हत्या राजवर्धन ने की। राजवर्धन 605 में गद्दी पर बैठा। राज किसको ना, राजवर्धन ने, राजवर्धन ने देवभूति की हत्या कर दी। और जब राजवर्धन ने देवभूति की हत्या कर दी तो देवभूति का एक दोस्त होता था, बंगाल का शासक। देवभूति का मित्र था, बंगाल का शासक था, जिसका नाम था शशांक। बंगाल का शासक शशांक। शशांक और देवभूति आपस में क्या थे, दोस्त थे, इनकी संधि हुई थी किसी बात को लेकर के एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब राजवर्धन ने देवभूति को मार दिया तो उस देवभूति की हत्या होने के बाद क्या हुआ, अपने दोस्त देवभूति की हत्या का बदला किसने लिया, शशांक ने। और शशांक ने फिर क्या किया, राजवर्धन की हत्या कर दी 606 एडी के अंदर। ठीक है, शशांक ने राजवर्धन की हत्या की 606 ईस्वी के अंदर। बाकी सन कोई जरूरी नहीं है, इनके सन नहीं पूछता कभी। शशांक से ध्यान रखना है आपको। शशांक ने क्या किया था, इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। भाई पेपर में प्रश्न आता है, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने कटवाया था। बोधि वृक्ष वही वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, उसी स्थान पर वो पेड़ था। उस पेड़ को कटवाया किसने था, शशांक ने कटवाया था, ध्यान रखना है। उसको बोधि वृक्ष कहा जाता था जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसने कटवा दिया शशांक ने उस पेड़ को। क्यों कटवा दिया, क्योंकि शशांक जो था ये किस धर्म को मानता था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। ये ध्यान रखना है, शैव धर्म कौन सा, भगवान शिव का पुजारी था ये। और बौद्ध धर्म जो होता है, वो बौद्ध धर्म क्या करता है, किसी भी दूसरे मतलब जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको अपने धर्म में मतलब लेकर आ रहे थे, उस समय ये व्यवस्था चल रही थी। और ये रामायण महाभारत जो ये चीज़ें वेद वगैरह थी उनका मतलब खंडन करते थे बौद्ध धर्म के जो लोग थे। आजकल इतना नहीं होता, उस समय करते थे। तो ये इसलिए क्या किया इसने, ये तो भगवान शिव का पुजारी था, इसलिए इसने क्या किया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया वहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है, ये शशांक से इंपॉर्टेंट है ये। अब राजवर्धन की जब हत्या हो जाती है तो राजवर्धन की हत्या होने के बाद क्या हुआ, बचा कौन परिवार में, अब हर्षवर्धन। तो अगला शासक कौन बन गया फिर इनका, हर्षवर्धन। कब उस गद्दी पर बैठा, 606 एडी के अंदर गद्दी पर बैठा।
हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने भाई की हत्या का बदला लिया, और हर्षवर्धन ने किसको हरा दिया, शशांक को हरा दिया भाई। तो वो लिखना है आपको कि 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन ने शशांक को हराया। और हर्षवर्धन ही हेडिंग डालनी है अब हमें। हेडिंग डालनी है हमें हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ध्यान रखना है 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था और इसने एक कैलेंडर चलाया गद्दी पर बैठकर उसी साल जिस साल ये गद्दी में बैठा था, जिसको कहा जाता है हर्ष संवत। ठीक है, जैसे पहले शक संवत चला था, फिर गुप्त संवत चला था। गुप्त वाला बताया था क्या आपको? 319 में जब चंद्रगुप्त पहला शासक बना था ना, चंद्रगुप्त प्रथम, उसने गुप्त संवत नाम से कैलेंडर चलाया था। एक नहीं बताया था तो अब ध्यान रख लेना उसको। और जब ये हर्षवर्धन शासक बना तो इसने अपने नाम से हर्ष संवत नामक कैलेंडर चलाया। तो वो ध्यान रखना है आपको हर्षवर्धन से कि एक तो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था ये, दूसरा इसने हर्ष संवत नामक कैलेंडर चलवाया भाई। हर्ष संवत कैलेंडर चलाया। दूसरा इसने ध्यान रखो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। ये तीन बातें इसकी ध्यान रखनी है हर्षवर्धन से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं। एक का नाम है नागनंदा, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं। ये तीनों बहुत बार पूछी जा चुकी है आपसे पेपर के अंदर। हर्षवर्धन ही इनका लेखक है, ध्यान रखना है। रत्नावली जो है, रत्नावली के मतलब इसके टाइटल से, रत्नावली टाइटल से हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एनुअल फंक्शन होता है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन होता है। उसमें जो के में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो एनुअल फंक्शन होता है, यूथ फेस्टिवल जिसको बोल देते हैं, वो उसकी थीम क्या रहती है, रत्नावली के नाम से चलता है वो। क्योंकि वहीं का तो था, थानेश्वर के अंदर ही है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, वहीं का शासक था ये। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है थानेश्वर के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखना इसीलिए उसके नाम से ही होता है ये। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रत्नावली महोत्सव के नाम से चलता है कार्यक्रम हर साल वो। इसके दरबार में इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट की 2 किताबें ध्यान रखनी है। एक तो कादंबरी और दूसरी है इसमें वो है हर्षचरितम। हर्षचरितम से हमें वो सारी जानकारी मिलती है जो मैंने आपको बताई थी अब तक। इसमें हर्षवर्धन के राजा बनने तक की सारी जानकारी दी गई है हर्षचरितम के अंदर। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में ही लिखी गई है वो किताब बाण भट्ट के द्वारा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन ने क्या किया था। हर्षवर्धन ने 635 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन ने प्रयाग महासम्मेलन बुलाया। 635 ईस्वी में हर्षवर्धन ने प्रयाग महासम्मेलन बुलाया था। प्रयाग के अंदर एक सम्मेलन बुलाया था
और इस महासम्मेलन में हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने पिछले 5 वर्षों की सारी कमाई जो है वो दान में दे दी इस महासम्मेलन के अंदर। तो आपसे पूछ ले भारत का कौन सा शासक है जिसने अपनी सारी कमाई 5 साल की दान में दी थी, तो हर्षवर्धन हो जाएगा भाई। और इस प्रयाग महासम्मेलन में ही कौन उपस्थित हुआ था, दूसरा चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग, है ना। तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि दूसरा चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। दूसरा चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग। ये 629 में भारत आया था ह्वेन-त्सांग, 629 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर आया था, प्रयाग महासम्मेलन में उपस्थित हुआ था। ये किस लिए आते थे चीनी यात्री ये भारत के अंदर, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था ये ह्वेन-त्सांग जो है, ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आते थे, बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए भारत के अंदर आया करते थे चीन से। तो उसमें क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध स्थल थे उन सभी स्थानों के ऊपर घूमा था ह्वेन-त्सांग जो है, इसलिए ह्वेन-त्सांग को क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का राजकुमार कहा जाता है इसको। बौद्ध धर्म के बारे में इसने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, बौद्ध धर्म का विद्वान बन गया, इसलिए इसको क्या कहा गया है, दूसरा शाक्य मुनि भी कहा गया है इसको। शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता था। दूसरा शाक्य मुनि किसे कहा गया है, ह्वेन-त्सांग को ही कहा गया है, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, लिख लो इसके अंदर की ह्वेन-त्सांग को एक तो तीर्थ स्थलों का राजकुमार कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का राजकुमार। दूसरा ह्वेन-त्सांग से ध्यान रखना है, ह्वेन-त्सांग को दूसरा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि आपको बताया होगा मैंने, महात्मा बुद्ध को ही बोलते थे शाक्य मुनि, शाक्य नामक गण से संबंधित थे ना, महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शाक्य नामक गण से संबंधित थे, तो शाक्य से ही थे ये, तो शाक्य के मुनि थे ये, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी बोल देते थे महात्मा बुद्ध को। दूसरा शाक्य मुनि इसको कहा गया फिर बाद में ह्वेन-त्सांग को। और ह्वेन-त्सांग से ध्यान रखना है आपको कि ह्वेन-त्सांग ने एक बुक लिखी है CU की, ह्वेन-त्सांग की पुस्तक है CU की। CU की दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है इसे भाई। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये, अच्छा हाँ, जब ये ह्वेन-त्सांग वापिस जा रहा था 645 तक भारत में रहा था शायद, ये 645 ईस्वी तक भारत में रहा, और बाद में जब ये वापस जाने लगा भारत से, तो इसने क्या किया, माना जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित इसने बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठे कर लिए भारत में घूम घूम कर। माना जाता है कि 650 के आसपास किताबें इकट्ठी की इसने, 650 किताबें पूरे भारत से जो बौद्ध धर्म के ऊपर लिखी गई थी उस समय, सबको घोड़ों के ऊपर लाद लिया और सबको कहाँ लेकर जाना चाहता था ये, चीन, भूमि के रास्ते ही आया था भारत और वहीं से वापस जाना चाहता था ये। तो जब ये घोड़ों के ऊपर लाद कर ह्वेन-त्सांग चलता है उन किताबों को, तो जब ये सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, तो नदी पार करनी पड़ेगी साफ सी बात है चीन पहुंचने के लिए, तो जब सिंधु नदी को पार कर रहा था तो माना जाता है कि इसकी नाव उलट जाती है, एक नाव, उसके अंदर कुछ किताबें होती हैं वो तो सिंधु नदी के अंदर बह जाती हैं, 50-60 किताबें कुछ जो थी वो तो पानी के अंदर बह गई, बाकी जो किताबें ये बचाकर लेकर गया चीन,
अपने पूरे जीवन में, जो इसका जीवन बचा हुआ था उस पूरे जीवन में, उन किताबों को हेन स्वांग ने चीनी भाषा के अंदर अनुवाद किया उनका, ताकि चीन के लोग पढ़ सके, क्योंकि तो खुद तो यहाँ से समझ कर गया ही था उनको, वहां जाकर इसने बाकी जीवन में चीनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट कर दिया सभी मतलब किताबों को। इसलिए आप देखते हो कि वहां चीन में तो क्या था, बौद्ध धर्म जो है वो बढ़ रहा था, फूल रहा था, वहां के लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अपना रहे थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा था उस समय, बौद्ध धर्म जो है वो नीचे की ओर गिर रहा था, उसका ग्राफ जो है वो, लोग उससे दूर हट रहे थे। और आज वो स्थिति हो गई है, भारत में ना के बराबर है बौद्ध धर्म को मानने वाले, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, चीन के अंदर ये बौद्ध धर्म को मानने वाले। मेन तिब्बत जो है, क्योंकि ये भारत के आसपास ही रहा था, वो शाक्य मुनि जो ये था ये हेन स्वांग, तो वहीं ज्यादा फैला तिब्बत के अंदर जो है बौद्ध धर्म। और तिब्बत के ऊपर आज किसका कब्जा है, चीन का ही कब्जा है भाई। लेकिन बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा है वो अब भी भारत के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तिब्बत में थे, तिब्बत से भागकर कहाँ आ गए, फिर बाद में वो भारत के अंदर आ गए थे। दलाई लामा किसको बोलते हैं, बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है उसे क्या कहा जाता है, दलाई लामा कहा जाता है। उसी दलाई लामा के लिए भारत और चीन एक युद्ध लड़ चुके हैं। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था किसके लिए हुआ, दलाई लामा के लिए ही हुआ था। जब दलाई लामा ये 1955-56 के आसपास, मतलब ये वहां पर चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया था तिब्बत के ऊपर, तो दलाई लामा भागकर कहाँ आ गए, भारत में। 1959 तक पूरी तरह से तिब्बत के ऊपर कब्जा कर चुका था चीन। तो बाद में चीन ने भारत से मांग की थी कि दलाई लामा को हमें वापस सौंप दे, कि हमारा भागा हुआ, यहाँ से भागा हुआ अपराधी है, कुछ भी है जो भी है। भारत में उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे या जो भी नेता थे, उन्होंने चीन को उसे सौंपने से मना कर दिया कि हम आपको नहीं सौंपेंगे इसको। और वही कारण बना फिर बाद में 1962 में, एक कारण था, मुख्य कारण कह सकते हैं हम इसको, चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। और भी कई सारे कारण थे, उनमें से एक ये था, दलाई लामा को वापस ना देना। और चीन ने बहाने बना बना कर वो भारत के ऊपर हमला कर दिया फिर बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 643 ईस्वी में कन्नौज महासम्मेलन बुलाया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कन्नौज महासम्मेलन बुलाया भाई। अच्छा, ये जो महासम्मेलन है, इन्हीं को आज हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं महासम्मेलनों को हम किस नाम से जानते हैं, कुंभ मेले के नाम से जानते हैं ना। कुंभ मेले से, यही सम्मेलन ही है, कुंभ का मेला भी तो क्या एक प्रकार का यही है। तो अगर आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए कि भारत में कुंभ के मेलों का की शुरुआत किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने ही की थी। कन्नौज महासम्मेलन एक प्रकार का कुंभ का मेला ही था। यही लगते हैं, कन्नौज में लगता है कुंभ का मेला, है ना, प्रयाग में लगता है, प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद में, हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है। तो शुरुआत हुई थी हर्षवर्धन के समय। तो लिख लो कि कुंभ के मेलों की शुरुआत भी हर्षवर्धन के समय हुई थी। ये कुंभ के मेले ही है एक प्रकार से, ये जो सम्मेलन है ये। इसके बाद ध्यान रखो, हर्षवर्धन ने क्या किया, कश्मीर के शासक से, कश्मीर का शासक था, उस कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के जो दांत थे, बुद्ध के दांत छीन लिए हर्षवर्धन ने। महात्मा बुद्ध के जो दांत थे वो कश्मीर के शासक के पास थे, और हर्षवर्धन ने वो महात्मा बुद्ध के दांत कश्मीर के शासक से छीने। मैंने कहा था ना कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को बचाकर रखा गया था, जहां स्तूप बनाए गए थे। तो महात्मा बुद्ध के दांत थे कश्मीर के राजा के पास, उससे किसने छीने थे, हर्षवर्धन ने छीने थे। और हर्षवर्धन से कुछ नहीं, बस ये ध्यान रख लो, 647 ईसा पूर्व ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में, चालुक्य वंश के शासक चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया।
हाँ, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत के ऊपर तो अधिकार कर ही रखा था, फिर इसने फैसला किया था कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करके दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना चाहिए अब। और दक्षिण भारत की तरफ जाने के लिए आपको पता नर्मदा नदी पार करनी पड़ेगी। तो जैसे ही नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा अपनी सेना लेकर हर्षवर्धन, तो उसका मुकाबला हुआ चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। और उस युद्ध के अंदर क्या हुआ, हर्षवर्धन हार जाता है। मारा नहीं गया उस युद्ध में, नहीं मारा गया, लेकिन हार गया उस युद्ध में। हार की इतनी टेंशन ले ली हर्षवर्धन ने, इतनी मतलब दिल पे ले लिया उस हार को, कितना ताकतवर शासक हार कैसे सकता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के मुकाबले इतना ताकतवर नहीं था। ताकतवर था पुलकेशिन द्वितीय अपने हिसाब से, लेकिन हर्षवर्धन काफी ताकतवर था। फिर भी हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। तो उसकी हार की चिंता के कारण ही क्या हुआ, उसके बाद हर्षवर्धन ने प्रशासन की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, दरबार में कम जाने लग गया, अकेला रहने लग गया, टेंशन ले ली हार की। वो टेंशन के अंदर ही वो मर जाता है हर्षवर्धन जो है वो। ठीक है, हार की चिंता के कारण इसकी मृत्यु हुई थी हर्षवर्धन की, वो ध्यान रखना है आपको। तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। स्कूलों में लिखा होता है ना, चिंता चिता का कारण है, तो ध्यान रखना है आपको। तो टेंशन नहीं लेनी, फ्री होके पढ़ना है, खुश होके। ठीक है, जो होगा सही होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, इतना ही करते हैं। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये वर्धन वंश जो है, ये वर्धन वंश प्राचीन काल का अंतिम वंश माना जाता है। ये प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम वंश है वर्धन वंश। इसका मतलब आप कह सकते हो प्राचीन भारत का इतिहास हमारा खत्म होता है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो कुछ वंश है जो दक्षिण भारत के हैं, जैसे चोल है ना, ये चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, छोटे छोटे 3-4 वंश हैं, वो हम और डिस्कस करेंगे, एक क्लास में हो जाएंगे हमारे। उनके संस्थापक, उनकी राजधानियां, मेन वही ध्यान रखनी है। और 1-2 कोई प्रसिद्ध शासक हुआ था, उनका नाम ध्यान रखना है बस। बाद में फिर हम मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं भाई।